नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आज फिर एक नए टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बात करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेनिंग पर। ठीक है ना, माफ करना दोस्तों, प्रमोशन पर। एक्चुअली ट्रेनिंग पर हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो प्रमोशन अर्थात पदोन्नति पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इसके सभी थ्योरेटिकल पार्ट को व्यवहारिक रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपको बार बार ना किसी का रिवीजन करने की आवश्यकता पड़े और ना ही आपको इसका कोई भी पार्ट रटने की जरूरत पड़े। दोस्तों, बस एक आप फोकस बनाकर रखिए। पूरे सेशन की जवाबदारी मेरी है, आपको पूरा सेशन बिल्कुल एकदम घोल के पिला दूंगा। पूरा अपने आप याद हो जाएगा, ना कोई पॉइंट रटना है आपको, ना ही कोई थ्योरी को रटना पड़ेगा। ठीक है ना, बस समझते चलिए। तो आज के सेशन में दोस्तों, सेशन में हम इसके अर्थ, महत्व और सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। अर्थ, महत्व और सिद्धांत तीनों टर्मों पर अलग अलग हम चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों कंप्लीटली हमारा आज का जो पदोन्नति वाला सेशन है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले 1 मिनट में आपका लेना चाहता हूं, और विशेषकर उन छात्रों के लिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे चलकर करना चाहते हैं। अगर दोस्तों ऐसे कोई भी दोस्त हैं जो यूपीएससी या फिर अन्य किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से आइए और यूट्यूब पे प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म, जो कि मेरे द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, उसे ज्वाइन करें दोस्तों। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लगभग आधी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, आधा संविधान लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके साथ ही दोस्तों अब हम वहां पर एक इंपॉर्टेंट सेशन इथिक्स और ल्यूसेंट जीके को हम वहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से, अगर आप में से कोई छात्र नए हैं जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, एक्चुअली जो पुराने हैं जो हमको पहले से फॉलो करते आए, उन्हें तो अच्छी तरह से पता है कि हम प्रज्ञान को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन जो नए छात्र हैं उन्हें नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, हमारे ही द्वारा प्रज्ञान पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आवश्यक जितने भी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट दोस्तों हम वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आ रहे हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल एक बार तो विजिट करके देखिए, कोई सा भी एक सेशन स्टार्ट करके देखिए। बिल्कुल जीरो से हम प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं, वो भी विद नोट्स और एकदम निःशुल्क रूप से। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, आप सभी जानते हैं लोक प्रशासन के अंदर अगर हम बीए थर्ड ईयर के सिलेबस की चर्चा करें, तो उसमें थर्ड यूनिट चल रही है, जिसमें आज हम बात करेंगे दोस्तों टॉपिक नंबर 3 की, जिसमें हम जो है प्रमोशन की बात करने वाले हैं, पदोन्नति की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करें उससे पहले ही मैं आप सभी को बता दूं, अगर कोई ऐसे छात्र इस सेशन को देख रहे हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर वाले हैं, जिनके सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या कोई एमबीए वाले छात्र है, या बीए एलएलबी वाले छात्र है, एलएलबी वाले छात्र है, एमए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, या बीएससी वाले हैं, तो दोस्तों ये जिस प्रकार से बीए थर्ड ईयर के लिए महत्वपूर्ण सेशन है, उतना ही महत्वपूर्ण आप सभी स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है ना, बस चूंकि हम सिलेबस हमने बीए थर्ड ईयर का उठाया है, लेकिन प्रत्येक टॉपिक को हम उस कैटेगरी और उस लेवल से पढ़ाते हैं, जिससे कि आप सभी के ये काम आ पाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज जरा देखते हैं कि हमारा जो सारांश है आज के लेक्चर का, टॉपिक का नहीं बल्कि लेक्चर का जो सारांश है हमारा, वो क्या होने जा रहा है। तो आज के सारांश में ये है कि हम जो आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो इन 3 बिंदुओं के माध्यम से करने जा रहे हैं। इस 3 में हम पदोन्नति का सबसे पहले अर्थ समझेंगे कि पदोन्नति कहते किसे है, क्या होती है पदोन्नति। उसके बाद पदोन्नति के महत्व पर चर्चा करेंगे, और तुरंत बाद में पदोन्नति के सिद्धांतों पर बात करेंगे। 3 विशेष प्रकार के पदोन्नति के सिद्धांत होते हैं, तो कौन कौन सिद्धांत होंगे उनको भी हम अच्छे से जानेंगे। क्लियर है, चलिए तो दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट में तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूं, जो आपके नोट्स है डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल ही जाता है, आप वहां से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर ही लेते हैं। परंतु इसको एक व्यवहारिक अध्ययन के रूप में, व्यवहारिक तौर पर, जिसे कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में इसे अप्लाई कर सकें, व्यवहारिक जीवन में इन सभी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है, अपनी रियल लाइफ में उनका यूज कैसे करना है, वो सब मैं आपको इसमें बताते चलता हूं, जिससे कि आपका अध्ययन हमेशा के लिए आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में फिट हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी पद्धति के आधार पर दोस्तों हम यहां पर स्टडी करते हैं, और उसी स्टडी को आज फिर रिवाइज करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इस टॉपिक से संबंधित, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। बीच में साइड में हो रहा हूं, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और सभी 9 प्रश्न जो दिए गए हैं सभी को एक बार पढ़िए, ताकि आपके अंदर जो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसका जवाब आपको टॉपिक के अंदर मिलता चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने ये सभी क्वेश्चन पढ़े होंगे। ठीक है, अब सेशन को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि पदोन्नति का अर्थ क्या होता है। पदोन्नति के अर्थ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पदोन्नति का अर्थ क्या होता है। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो पदोन्नति क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है और क्यों दिया जाता है। तो एक बार इसको साइड में हटाइए और जरा ये सोचिए कि कोई व्यक्ति, अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके यहां पर कुछ कार्मिक अर्थात कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है ना। अब वो मान लेते हैं कि पिछले 5 साल से 10 साल से काम करते आ रहे हैं। अब वो आगे भी आपके साथ बने रहे, पूरे उत्साह से, पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता के साथ आपके यहां पर काम करते रहे, उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप सैलरी, जैसे मान लेते हैं कि आपने 20,000 पर मंथ सैलरी पर उनको अपॉइंट किया था और आप आज 5 साल बाद भी आप उनको 20,000 पर मंथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या वो कर्मचारी आपके यहां पर इंटरेस्टेड रहेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में या तो काम में लापरवाही की भावना आ जाएगी, है ना, या फिर वो आपका काम छोड़ करके और कहीं और पर अपॉइंट हो जाएंगे। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो आपकी जो जॉब है, जो आपने सर्विस प्रोवाइड उनको की है, उस सर्विस में वो इंटरेस्ट लेके, रुचि लेके वो आपका कार्य करते रहे। तो दोस्तों ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करना, कुछ उनको अलाउंसेस देना, या फिर उनको जो है बोनस प्रोवाइड करना, कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देना, या सैलरी में उन्नति वृद्धि कर देना, ये सब बातें होती है। ठीक है, लेकिन इन सबको नजरअंदाज भी हम कर सकते हैं अगर एक विशेष चीज को अप्लाई कर दे तो। और वो विशेष बात या विशेष चीज क्या है दोस्तों, वही है प्रमोशन। क्या है, पदोन्नति। अगर हम कर्मचारियों की समय अनुसार पदोन्नति करते रहें तो उनमें आज काम करते हुए उनके अंदर ये भावना रहेगी कि हमारा भविष्य में अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो भविष्य में हमारा प्रमोशन हो सकता है, और प्रमोशन होगा तो सैलरी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ हमारे पद की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, पद की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, है ना। तो इन सब जब ये सारी भावनाएं उसके अंदर वर्तमान में काम करते हुए होगी तो वो कभी भी आपके कार्य से निष्क्रिय नहीं होगा। पूरी लगनता से, पूरी ईमानदारी से वो अपना कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम इसी बात को अगर लोक प्रशासन के अंदर अलाउ कर दे, लागू करते हैं, लोक प्रशासन के अंदर अगर हम लागू करते हैं, किस पर, सिविल सेवकों पर, लोक सेवकों पर, अगर लोक सेवकों पर भी हम इस बात को लागू करें तो वहां पर भी सबसे बेहतर जो उनको प्रोत्साहित करने की चीज होती है, प्रोत्साहित करने की जो धारणा होती है ना, प्रोत्साहित करने का जो एक सबसे बड़ा हथियार है वो पदोन्नति ही हो सकती है। ठीक है ना, पदोन्नति ही हो सकती है। तो दोस्तों यही है पदोन्नति का अर्थ, मतलब कि पद में उन्नति। क्या है दोस्तों, पद में उन्नति का अर्थ ही होता है पदोन्नति। लेकिन पद में उन्नति का मतलब सिर्फ पद में उन्नति नहीं है, बल्कि पद के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, उसके वेतन में अर्थात सैलरी में भी वृद्धि होती है। लेकिन इन सब के साथ ही साथ में जहां पर आपकी वेतन में वृद्धि हुई है, आपकी पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, तो आपके अधिकारों में भी वृद्धि होगी, आपको और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। क्या यही सफिशिएंट है दोस्तों? हर बार बोलता हूं, जब भी ऐसी कोई बात छिड़ती है अधिकारों वाली, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अधिकारों के साथ साथ दायित्व भी पीछे पीछे चिपके हुए चले आते हैं, है ना। तो दोस्तों जब आपके अधिकार बढ़ रहे हैं, आपका पद में की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो क्या आपके दायित्व नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो दायित्व को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, कभी भी इग्नोर नहीं कर। जहां पर हमने अधिकार बढ़ने की बात कही, जहां पद बढ़ने की बात की, तो वहीं पर आपके जो कर्तव्य है वो कर्तव्य में भी वृद्धि होगी, पद के साथ कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये था व्यवहारिक पक्ष किसका, पदोन्नति का। आई थिंक आपको पूरा माइंड में क्लियर हो चुका होगा, पूरा क्लियर हो चुका होगा।
ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बाद में थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार पढ़ देते हैं, 1 मिनट लगेगा, पढ़ के आपको समझाता हूं इसमें भी, ताकि आप जब कल से पीडीएफ का रिवीजन करें तो कहीं ऐसी टर्मिनोलॉजी ना फंस जाए जहां पर आपको प्रॉब्लम आए। लोक सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख प्रोत्साहन की कार्य व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, जो लोक सेवक है उनके कार्य में प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उन लोक सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए डिपार्टमेंट में, जिससे लोक सेवक ईमानदारी से कार्य करते रहे। और प्रोत्साहन का सबसे बेहतर जो उपाय बताया गया है वो पदोन्नति को ही बताया गया है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि पदोन्नति का एक्चुअल में अर्थ क्या है। तो दोस्तों सीधा सा उत्तर है इसका, सीधा सा उत्तर है पद में उन्नति। पद में उन्नति ही क्या होती है, पदोन्नति होती है। ठीक है, जब किसी लोक सेवक को अपने सेवा काल में ही जिस पद पर कार्य कर रहा है उससे ऊंचा पद दे दिया जाता है तो उस उन्नति को ही हम क्या कह देते हैं, पदोन्नति कह देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पर बात करेंगे, हम देखते हैं परिभाषा, और विशेष करके 4 विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। 4 विद्वानों में भामरी साहब है, चार्ल्स वर्थ, फिफ्नर और व्हाइट साहब हैं। इन चारों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है दोस्तों, उसमें एक माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। चारों परिभाषाओं को भी अगर आपने अच्छे से समझा तो पदोन्नति का अर्थ आपको जीवन भर के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, पूरे जीवन के लिए। ठीक है, सबसे पहले भामरी साहब की जो परिभाषा है, भामरी साहब ने क्या कहा, किसके बारे में, प्रमोशन के बारे में, उसको जरा देख लेते हैं। कि इन्होंने कहा है कि जो पदोन्नति है, जो प्रमोशन है, वो निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में जाना है। क्या है, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में, अर्थात कि निम्न पद से, छोटे पद से बड़े पद की ओर जाना, और उसके साथ में छोटे पद से बड़े पद की ओर जाना, और उसके साथ में उसके दायित्व अर्थात कर्तव्यों में भी परिवर्तन होता है। क्लियर है, कर्तव्यों में भी परिवर्तन होता है। ये किसने कहा, भामरी साहब ने कहा। इसके बाद में चार्ल्स वर्थ ने कहा है कि पदोन्नति में एक व्यक्ति निम्न स्तर के उत्तरदायित्व से उच्च स्तर के उत्तरदायित्व की ओर गमन करता है। इन्होंने सिर्फ उत्तरदायित्व की अर्थात की कर्तव्यों की बात कही है कि इसमें एक अधिकारी, एक पदस्थ व्यक्ति या कर्मचारी कम उत्तरदायित्वों से ज्यादा उत्तरदायित्वों की ओर जाता है, गमन करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट को अगर हम देखें तो फिफ्नर ने क्या कहा है कि कर्तव्यों में होने वाला आवश्यक परिवर्तन पदोन्नति प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पदोन्नति वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का अगर हम सबसे महत्वपूर्ण अंग देखें तो वो अंग है उत्तरदायित्वों में परिवर्तन। ठीक है, सैलरी में परिवर्तन हो रहा है, वो ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए आवश्यक नहीं है, वो कर्मचारी के लिए जरूरी है। अधिकारों में परिवर्तन हो रहा है, वो भी अधिकारी के लिए जरूरी है। और वही पद की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वो भी अधिकारी के लिए जरूरी है। लेकिन डिपार्टमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं उसके लिए जरूरी क्या है भाई, उसके लिए जरूरी है कि वो अधिक से अधिक दायित्व आपको सौंपे, जिनका निर्वहन आप पूरी ईमानदारी से और लगनशीलता के साथ में कर पाए, है ना। तो यही फिफ्नर साहब का कहना है। इन्होंने देखो तीनों की परिभाषाओं में माइनर डिफरेंस मैंने स्पष्ट बताया, माइनर डिफरेंस है। अगर आपको पदोन्नति का अर्थ बहुत अच्छे से पहले समझ आ चुका है तो अब ये परिभाषाओं में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में व्हाइट साहब के द्वारा देख लेते हैं। तो पदोन्नति का अर्थ से अभिप्राय इनका यह है कि एक पद से दूसरे पद पर नियुक्त होना जो उच्चतर श्रेणी का है और जिसमें कठिनतर प्रकृति एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता है, जिसमें पद का नाम बदल जाता है और वेतन में भी वृद्धि हो जाती है। तो इनके और भामरी साहब की परिभाषा में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। तो ये 4 परिभाषाएं 4 विद्वानों के द्वारा दी गई। इनमें से अगर आप 2 परिभाषाओं को भी याद रखते हैं तो भी दोस्तों आपका उत्तर पूर्ण माना जाएगा। क्लियर है। चलिए तो बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे महत्व की। पदोन्नति का महत्व क्या है, एक्चुअल में महत्व ये क्या होता है। महत्व की जब हम बात करते हैं, महत्व मतलब ये कि इसकी आवश्यकता क्यों है भाई, पदोन्नति की आवश्यकता क्यों है, कितनी आवश्यकता है, इसी को तो हम महत्व कहते हैं। अब जब हमें ये पता चल जाए कि यार पदोन्नति के बिना
चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी विभाग हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, निजी विभाग हो, किसी भी विभाग का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता पदोन्नति के बिना। पदोन्नति कर्मचारी को प्रोत्साहित करने का सबसे बेहतरीन साधन है, और अगर पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय तक टाली जाती रहे तो काम करने वाला कर्मचारी उस विशेष विभाग के प्रति अरुचिकर हो जाएगा, अर्थात अब फिर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगेगा कि मैं अपना जीवन यापन इस पद पर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बोर होने लगेगा, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगेगी, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति वो विशेष विभाग नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसकी पदोन्नति की जाती है। ठीक है ना? तो इन सभी कारणों से दोस्तों किसी भी विभाग का, या जब हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन की, तो भाई लोक प्रशासन के अंदर लोक प्रशासनिक विभाग का या लोक प्रशासन का कार्य अच्छे से चलता रहे, उसके कर्मचारी पूरी ईमानदारी से कार्य करते रहे, उसके लिए आवश्यक है कि उनको प्रभावित अर्थात कि प्रोत्साहित किया जाता रहे, और वो किसके द्वारा? पदोन्नति के द्वारा। इन्हीं कारणों से पदोन्नति का महत्व लोक प्रशासन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको महत्व को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ बिंदु इस प्रकार है कि पहले की अगर बात देखिए, पदोन्नति का सिद्धांत डायरेक्टली हम पीपीटी के द्वारा ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पदोन्नति का सिद्धांत जो है लोक प्रशासन का सबसे मान्य सिद्धांत है। सबसे पहली बात, जो पदोन्नति की जब हम बात करते हैं तो लोक प्रशासन के अंदर सबसे मान्य सिद्धांत की हम चर्चा करें तो वो कौन सा है? पदोन्नति का ही सिद्धांत है, पदोन्नति का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है चाहे कोई सा भी देश हो, किसी भी देश की शासन व्यवस्था हो, प्रत्येक शासन व्यवस्था में कर्मचारियों के अंदर श्रेष्ठ गुणों के निर्माण करने के लिए पदोन्नति व्यवस्था का होना आवश्यक है और होती है। अब कर्मचारियों में श्रेष्ठ गुणों की का निर्माण पदोन्नति के द्वारा कैसे? तो भाई देखिए, अगर आप आज छोटे पद पर कार्य कर रहे हैं, छोटे पद पर आप नियुक्त हुए हैं, और आपको पता है कि अगर मैंने बहुत अच्छे से इस पद पर कार्य किया तो जल्दी ही प्रमोशन होकर मुझे एक बड़ा पद मिल सकता है, तो आप पूरी क्षमता के साथ में उस पद पर कार्य करेंगे ताकि अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर पाए, है ना, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर पाए। अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हुए आप एक ऊंचे पद के लिए, बड़े पद के लिए प्रयत्नशील कंटिन्यू आप बने रहेंगे। ठीक है, इसीलिए यहां पर कहा गया कि कर्मचारियों के अंदर श्रेष्ठ गुणों के निर्माण के लिए पदोन्नति बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसका महत्व लोक प्रशासन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, एक स्थायी और कुशल प्रशासन की स्थापना करने के लिए, एक स्थायी और कुशल प्रशासन की स्थापना करने के लिए, आप देखिए ये सब पॉइंट एकदम व्यवहारिक है, एकदम व्यवहारिक है, पढ़ोगे पढ़ते ही समझ आने वाला है, लेकिन फिर भी माइनर सा मैं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। देखिए, जैसा मैं बार बार रिपीट अभी तक कर चुका हूं कि किसी भी विभाग में जब कर्मचारी को पता होता है कि उसका प्रमोशन हो सकता है तो वो स्थायी रूप से उस विभाग में बना रहता है, कहीं बाहर जाने का भी नहीं सोचता, और ये चीज उस विभाग के लिए भी आवश्यक है। अगर कोई कर्मचारी लंबे समय से कार्य कर रहा है तो भाई उसे उस विभाग का बहुत अच्छे से अनुभव हो चुका है, और अनुभवी व्यक्ति जब कार्य करता है तो वहां पर श्रम और पूंजी में जो है उसको वो मिनिमाइज किया जा सकता है। किसके द्वारा? उस विभाग के द्वारा, अर्थात श्रम की भी कम आवश्यकता लगती है, पूंजी की भी कम आवश्यकता लगेगी। कब? जब कर्मचारी को अनुभव ज्यादा होगा, तो अनुभवी के द्वारा कार्य किए जाने में डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा फायदा होता है ना। तो इसके लिए भी कहा जाता है दोस्तों कि अगर हमें उस विभाग में स्थायी रूप से कर्मचारी चाहिए, स्थायी रूप से व्यवस्थाएं बनाए रखनी है, कुशलता बनाए रखनी है, तो हमें पदोन्नति लाना या पदोन्नति की व्यवस्था उस विभाग में करनी ही होगी। ठीक है, तो लोक सेवकों को दी गई वास्तविक पदोन्नति से लोक सेवा के क्षेत्र में एक स्थायी और कुशल प्रशासन की स्थापना होती है। क्यों होती है? क्योंकि पदोन्नति के कारण कर्मचारी लोक सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर समय समय पर उसकी पदोन्नति होती रही तो वो डिपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाएगा।
आपके साथ ही कार्य करेगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि सेना में एक निम्न पद पर भर्ती हुआ, जैसे कि सेकंड लेफ्टिनेंट, है ना, एक छोटा सा पद होता है सेकंड लेफ्टिनेंट का, कि कोई अगर सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कोई भर्ती हुआ है, तो वो पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता के साथ कार्य करेगा। क्यों करेगा कार्य? क्योंकि उसको पता है कि आगे प्रमोशन के द्वारा उसको जनरल का पद भी प्राप्त हो सकता है ना। इस कारण से वो अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पदोन्नति के कारण लोक सेवाओं में मनोबल बना रहता है। मनोबल बना रहता है, मतलब मोरल थिंकिंग, जो मोरल उनकी थिंकिंग होती है, मोरल जो पॉजिटिविटी होती है डिपार्टमेंट को लेकर के, वो बनी रहती है। और सेवकों में क्षमता और प्रतिष्ठा के लिए मनोबल बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कि कोई भी कर्मचारी लोक प्रशासन में अच्छे से कार्य करे, अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ कार्य करे, पूरी योग्यता का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करे। उसके लिए जरूरी है कि उसका मन मजबूत होना, या कहें कि उसका मन से आवाज आना, कि मन का कहना कि हमें यह कार्य करना है। जब तक उसका मन ये कार्य करने के लिए नहीं बोलेगा, तब तक वो उस विशेष कार्य में अपना पूरा फोकस नहीं दे पाएगा। जैसा कि शायद कभी कभी पढ़ाई में आपका मनोबल कमजोर पड़ जाता है, तो क्या होता है, किताब हमारे सामने होती है लेकिन पढ़ाई हमें नजर नहीं आती दूर दूर तक, है ना। पढ़ते कुछ और है, सोचते कुछ और रहते हैं, पिक्चर कुछ और बनी होती है कि यार वहां पर मिलने जाना था लेकिन आज नहीं जा पाया, है ना, गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई, या पापा ने जबरदस्ती बस पढ़ने को बैठा दिया। बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सब कारणों को लेकर के दोस्तों जब फोकस टूटता है, तो जो हमारा पढ़ाई को लेकर जो फोकस टूटता है ना, उसमें विशेष कारण हमारा मनोबल का ही होता है, कि हमारा मनोबल कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है, तो उसी मनोबल की बात यहाँ पर हो रही है। मनोबल जब कर्मचारी का बहुत अच्छा होगा, मनोबल जब पूरा मोटिवेशन के साथ होगा ना, मोटिवेट होगा व्यक्ति, तो मोटिवेट कब होगा, जब उसे कुछ आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा, उसे अपने जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अलग से अतिरिक्त रूप से उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का रास्ता दिखेगा, तब जाकर उसका मनोबल दृढ़ होगा। और मनोबल दृढ़ के लिए पदोन्नति का होना बहुत जरूरी है। इसी कारण से लोक प्रशासन में पदोन्नति का महत्व बढ़ जाता है। क्लियर है ना। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ 5 पॉइंटों के द्वारा हमने पदोन्नति के महत्व को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं ये महत्व, अर्थ परिभाषा और महत्व, ये तीनों कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह क्लियर हो चुके होंगे। हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये बस समझ तो आ गया लेकिन याद कुछ हुआ नहीं है। डोंट वरी, सेशन खत्म होने दीजिए, उसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद बैठकर सोचिए, फिर देखना आपको पूरा लेक्चर, पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होने वाले हैं। याद हो रहे हैं आपको थोड़ा सा डाउट जो होगा, लेक्चर खत्म होने के बाद में देखिएगा, आपको पूरा लेक्चर एकदम रटा जाएगा, है ना, पूरा आपके मस्तिष्क में एंटर हो चुका है। डोंट वरी, बिल्कुल बस आप पूरे फोकस के साथ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बस पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए आपका। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे पदोन्नति के सिद्धांतों पर। कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। विशेष करके तो जो है 2 प्रकार के सिद्धांत पर हम बात करेंगे। 2 प्रकार सिद्धांत पर हम बात करेंगे। ये जो सिद्धांत आपको दिख रहे हैं, हो सकता है शब्दावलियों के माध्यम से आपको ऐसा लगे कि यार बस कुछ भी तो पढ़ना पड़ रहा है इसके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यवहारिक है, जो आपको पता है, जो आप समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसी को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। वरिष्ठता का सिद्धांत बहुत मस्त सिद्धांत है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। जैसे ही मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा, आपको दिमाग में पूरा फिट हो जा रहा है, यार ये तो वो वाला है, वरिष्ठता का सिद्धांत है। अच्छा, ऐसे इसमें जो है पदोन्नति की जाती है इस सिद्धांत के द्वारा। और जब योग्यता के सिद्धांत की बात करेंगे, तो उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है अभी वरिष्ठता का जो योग्यता का सिद्धांत है क्या है। दोनों सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं यहां पर इन सिद्धांतों का अर्थ बताने आपको नहीं आया हूं, सिर्फ आपको दोस्तों एक क्रम कैसे बनाना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है पदोन्नति से संबंधित, अगर किसी सिद्धांत की बात एग्जामिनर करता है आपसे एग्जाम में, तो आपको राइटिंग कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने होंगे, गुण में क्या लिखना होगा, दोष में क्या लिखना होगा। क्योंकि अधिकतर कमजोरी हम छात्रों की क्या होती है
कि किसी भी टॉपिक को लेकर हमारे अंदर जो थिंकिंग होती है, एक थिंकिंग होती है, कौन सी? या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। आप मेरे बारे में या तो पॉजिटिव सोचते होंगे या फिर नेगेटिव सोचते होंगे। ऐसे छात्र बहुत कम है जो हमारे गुण और अवगुण दोनों से परिचित होंगे, अर्थात कि जो हमारी आलोचना भी कर सके और हमारी विशेषताओं को बता सके, ऐसे स्टूडेंट कम होंगे, बहुत कम होंगे। और बल्कि वो स्टूडेंट वही होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यूपीएससी के अंतर्गत हम हमेशा बोलते हैं एनालाइज द टॉपिक, और एनालाइज करना ही यूपीएससी है। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं यूपीएससी, सिर्फ एनालाइज करना यूपीएससी है। किसी भी टॉपिक को उठाइए, जब तक 360 एंगल के साथ में, जब तक आप उसको पूरा उसका पोस्टमार्टम करना ना सीख जाए, तब तक आप यूपीएससी नहीं निकाल पाएंगे। बस इसका याद रखिएगा। और इसीलिए मैं आपको अभी से बीए के तहत ही, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी दोस्तों, आप स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ते हैं, उस टॉपिक को कभी भी उसके दो पक्षों के साथ कभी भी समझौता मत करना। टाइम लगता है टॉपिक को खत्म करने में, लगने दीजिए, है ना। वो गंदा तरीका मत अपनाइएगा पढ़ने का कि आज मुझे 20 पेज पढ़ना है, 30 पेज पढ़ना है, वो नहीं। आप ये देखिए आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या उस टॉपिक के सभी पक्ष आपने समझ लिए हैं जो जरूरी है, ठीक है ना। तो जब हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि पदोन्नति के जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है, किन किन माध्यमों से पदोन्नति की जा सकती है, लोक प्रशासन में पदोन्नति कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसको लेकर के हम विशेषकर दो सिद्धांतों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और दो में कौन कौन सा? एक वरिष्ठता का सिद्धांत है और दूसरा योग्यता का सिद्धांत है। और चूंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि दोनों सिद्धांतों से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जितना मैं समझाऊंगा उससे डबल स्पीड से आप उसको समझेंगे। मैं आपको यहां पर सिर्फ उसके गुण और दोषों पर चर्चा करने के लिए आया हूं, विशेष करके, ठीक है ना। तो वरिष्ठता के सिद्धांत के क्या गुण हैं और क्या दोष है, उसी प्रकार से योग्यता का सिद्धांत क्या है, उसके गुण और दोष में आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। आसानी से बता पाएंगे, टेंशन ना ले। चलिए तो शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले हम लेंगे वरिष्ठता का सिद्धांत। वरिष्ठता का सिद्धांत क्या होता है, स्लाइड पढ़ लेना, आप समझते हैं। वरिष्ठता का सिद्धांत पे हम ऐसे ही 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है वरिष्ठता का सिद्धांत? सिंपल शब्दों में व्यवहारिक रूप से समझिए इसको। वरिष्ठता का सिद्धांत जिन छात्रों को पता है वो तो जानते ही है ना। कमेंट करके मुझे यस करके लिख सकते हैं कि यस आई नो, ठीक है। लेकिन जो छात्र नए हैं, जिनको अभी नहीं पता कि ये जो पदोन्नति के लिए वरिष्ठ और योग्यता का सिद्धांत क्या है, या पहली बार पढ़ रहे हैं, होता है ऐसा, लेकिन उन छात्रों को बोलूंगा जैसे ही इसके बारे में पढ़ोगे तो भी आपको इसके सभी पक्ष याद है, ऑलरेडी पहले से याद है, ठीक है। वरिष्ठता का सिद्धांत पदोन्नति के लिए होता है कि जब लोक सेवा, अभी हम लोक प्रशासन की बात करें तो लोक सेवा की ही बात करें, क्लियर है दोस्तों। लोक प्रशासन में क्या होता है कि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, अब उस डिपार्टमेंट में पदोन्नति करनी है, अर्थात ऊंचे पद है, वो ऊंचे पद भरना है, तो उसके लिए वरिष्ठता के सिद्धांत अपनाया जाता है। और वरिष्ठता का सिद्धांत क्या होता है कि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, नए कर्मचारी नहीं, जो काम पहले से कर रहे हैं, उन्हीं का प्रमोशन करके उनको ऊंचे पदों पर भेज देना, यही होता है वरिष्ठता का सिद्धांत। वरिष्ठता मतलब जिसको सबसे ज्यादा टाइम हो चुका है पद पर, उसका प्रमोशन पहले होगा, क्लियर है। जैसे कि 10 कर्मचारी है, 10 कर्मचारी में से एक को 20 वर्ष हो गया, एक को 19 हुआ है, एक को 18, एक को 17, तो सबसे पहले किसका प्रमोशन होगा? 20 वर्ष वाले को, उसके बाद 19 वर्ष वाले को, फिर 18, फिर 17, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो जिसको जितना अधिक समय हो गया उसको प्रमोशन पहले हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही होता है वरिष्ठता का सिद्धांत, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। उम्मीद करता हूं आ रहा समझ, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। क्लियर हो चुका होगा वरिष्ठता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आप क्लियर खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एकदम बेसिक सा है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसके मूव करेंगे कि वरिष्ठता के सिद्धांत के गुण और दोषों पर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के सेशन का। सिद्धांतों के अंतर्गत अगर हम पहले बात करें गुणों की,
जो वरिष्ठता का सिद्धांत है उसके गुणों की अगर दोस्तों हम बात करें तो देखिए जो है समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक स्लाइड स्पेशली ये बनाई है जिसमें सिर्फ पॉइंट पॉइंट रखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए टेंशन ना ले, आप लोगों के लिए भविष्य में रिवीजन करने के लिए मैंने इसको कंप्लीट करा हुआ है, इसकी डिटेल भी डाली हुई है, ठीक है ना। ये पांच पॉइंट जो मैंने शॉर्ट में आगे स्लाइड में लगाए हैं सिर्फ पॉइंट के आधार पर, वो पांचों पॉइंटों को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया ताकि आप आगे चलकर रिवीजन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप जानते ही हैं, वहां से डाउनलोड करके आप आराम से आगे भविष्य में रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको जरा समझ लेते हैं कि इसके गुण क्या क्या है, व्यवहारिक रूप से समझेंगे, बढ़कर आप स्वयं भी, क्योंकि वहां पर मैंने लैंग्वेज चेंज कर रखी है, बिल्कुल व्यवहारिक लैंग्वेज कर रखी है, ठीक है। पहला, अनुभव के आधार पर योग्यता। अनुभव के आधार पर योग, अभी हम सिर्फ गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। जो पदोन्नति होती है वरिष्ठता के आधार पर, तो उस पदोन्नति में इस पदोन्नति का सबसे पहला जो गुण होता है वो यही होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जिसको अधिक समय हो गया है सर्विस करते हुए, हम उसी का प्रमोशन करते हैं, अर्थात ये कि अधिक समय से वो इस पद पर कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको अनुभव बहुत ज्यादा है। और लोक प्रशासन में कार्य करने के लिए अनुभव की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, अनुभव की आवश्यकता बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इस कारण से लोक प्रशासन में इस पद्धति को महत्व दिया जाना चाहिए, यही इसका एक प्रमुख गुण है। कैसे कि भाई जो कार्य करते हैं कर्मचारी, उनको लंबा समय हो जाता है, इस कारण से उनको अनुभव हो जाता है, और अनुभवी व्यक्ति प्रशासन में योग्य बन जाता है। ऊंचे पद पर अगर हम डायरेक्टली किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट कर दें तो शायद वो उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, उसे प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग, कितनी ट्रेनिंग देंगे यार, 6 महीना साल भर ट्रेनिंग बहुत होती है ना, उसके लिए सरकार को अलग से खर्च करना होता है। तो ये सब खर्चे वर्चे क्यों, अगर हम वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाते हैं तो उस पद पे हम निम्न श्रेणी के अर्थात निम्न पद के व्यक्ति को जो अनुभवी है उसको डायरेक्टली अगर हम उसको उच्च पोस्ट पर, ऊंची पोस्ट पर बिठा दें तो उसे ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और संभवतः अनुभव होने के कारण वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। इसीलिए कहा गया कि अनुभव के आधार पर अगर हमें लोक प्रशासन में योग्यता लानी है तो जरूरी है कि पदोन्नति किसके आधार पर की जाए, किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर की जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पुराने कर्मचारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा, क्यों, कैसे, क्या, जो पुराने कर्मचारी, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे हो सकती है इससे, भाई वरिष्ठता का सिद्धांत है तो इससे पुराने कर्मचारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा की ये बात करता है, तो कैसे होगी, पुराने कर्मचारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा इससे कैसे होगी भाई, बताइए आप लोग, सोचिए जरा यार। जो कर्मचारी हैं, कौन से कर्मचारी, पुराने कर्मचारी होंगे, ओल्ड एज होंगे, ज्यादा उम्र वाले होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्रमोशन हम योग्यता के आधार पर करते हैं या बाहर से करते हैं, हम इस पद्धति को नहीं अपनाते वरिष्ठता वाली को, तो जो निम्न पदों पर कौन से जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं वो वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे, नागरिक का बोल दिया मैंने, वरिष्ठ कर्मचारी हो जाएंगे, मतलब अधिक उम्र वाले। और ऊंचे पदों पर अगर हम बाहर से नियुक्ति कर लेते हैं डायरेक्टली तो वहां पर कम उम्र के कर्मचारी आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को कम उम्र के कर्मचारियों के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, जिससे डिपार्टमेंट में वो लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, पूरी योग्यता से अपना कार्य नहीं कर पाते। तो अगर हम वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाकर चलते हैं तो इस स्थिति में जो अधिक उम्र वाले लोक सेवक हैं उनकी प्रतिष्ठा को बचाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो न्यायोचित और निष्पक्ष आधार बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी दोस्तों। अगर सभी को पता होगा कि सभी का प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर होगा, जिसका समय ज्यादा हो चुका है लोक प्रशासन के अंदर सर्विस करते करते सिर्फ उसी का प्रमोशन होने वाला है, तो ये इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पर पूरी तरह से निष्पक्ष होगा, ना, क्योंकि पहले से क्लियर है कि वरिष्ठता के आधार पर ही प्रमोशन होने वाला है। तो यहाँ पर कोई घूसखोरी चलेगी नहीं, है ना, जेब गरम करने वाली स्थिति होगी नहीं किसी की भी, ठीक है। टेबल के नीचे से लेन देन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा।
क्योंकि पता ही है जिसका वरिष्ठता के आधार पर होना है भाई, जिसको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जिसके सबसे ज्यादा समय हो चुका पद पे, उसका प्रमोशन 100% होना है। तो यहाँ पर सब कुछ जो भेदभाव था, जो पक्ष था, विपक्ष था, जो सब खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट की अगर बात करें तो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। सरकारी विभागों की बात मैं कर रहा हूं, तो अब तो सरकारी क्या, निजी विभागों में भी देख लीजिए, सॉफ्टवेयर कंपनियों में देख लीजिए, वहां पर भी जो है बिना रेफरेंस के कोई जॉब, मतलब अच्छी खासी जॉब नहीं मिल सकती, है ना। सरकारी विभागों में तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है इसको लेकर के, है ना। परिवारवाद वाली स्थिति, वंशानुगत वाली स्थिति, कुछ लोग हैं जो इसको परिवारवाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, वंशानुगत चीज। तो उन स्थितियों से छुटकारा पाना है, राजनीतिक रेफरेंस से छुटकारा पाना है, अगर हम चाहते हैं कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति का भी प्रमोशन होकर वो उच्च से उच्च पद धारण करना दिलवाना चाहे उसको, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को, तो कैसे ले सकता है भाई? इस सिद्धांत की पद्धति के द्वारा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें कोई घूसखोरी नहीं चलेगी, टेबल के नीचे से लेन देन नहीं चलेगा। तो इसमें जब ये सारी व्यवस्थाएं रहेगी नहीं, कौन सी मापना व्यवस्था बोला, बल्कि अव्यवस्थाएं नहीं रहेगी, रिश्वत वाली, करप्शन वाली अव्यवस्था इसमें खत्म हो जाएगी। तो जहां करप्शन नहीं होगा वहां राजनीतिज्ञ अर्थात नेता लोग आकर क्या करेंगे, है ना। किसी ने खूब ही कहा था एक्चुअल में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कलम, कलम जो है, कलम इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। क्या है? कलम। कलम इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। अब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि सरकारी विभागों में या कहें कि संसद में हम हथियार लेकर क्यों नहीं जा सकते, या फिर ऐसा उनका सामने सवाल कुछ ऐसा था कि संसद में ईमानदार लोग क्यों नहीं पाए जाते, या राजनीति में ईमानदार लोग क्यों नहीं होते, ये इनसे दूर क्यों रहते हैं। तो बहुत अच्छा जवाब दिया था उन्होंने कहा था कि कलम और ईमानदारी इस दुनिया के बहुत बड़े हथियार है, और सरकारी विभागों में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। ठीक है, इसकी गहराई में उतरना समझ जाओगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पर आती है भाई, जहां पर करप्शन नहीं होगा वहां पर राजनीतिक क्या करेंगे, है ना, क्योंकि भाई उनकी कमाई ही यही तो सब कुछ होती है। तो राजनीति हस्तक्षेप से मुक्ति पूरी तरह से मिल जाए अगर हम वरिष्ठता के सिद्धांत को लागू करते हैं तो। ठीक है, लेकिन लागू करने वाले भी तो वही है यार, तो हम इसको ऐसा नहीं है कि इसको लागू पूरी तरह से हम कर पाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, जब आगे आप पॉलिटी पढ़ेंगे धीरे धीरे तो सब समझने लगेंगे, आपका दिमाग में सारी पिक्चरें सब क्लियर होती चली जाएगी, धीरे धीरे आपको माइंड सेट ही बन जाएगा कि यार अच्छा ऐसा होता है ना। सैलरी लेने वाले भी आप हैं और डिसाइड करने वाले भी आप हैं कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो सोचिए क्या स्थिति होने वाली है। इस पूरे विश्व में किसी भी पद पर ऐसा नहीं होता है कि सैलरी लेने वाला ही डिसाइड करे कि मेरी सैलरी क्या होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा एक पद है, ऐसा एक पद है, और वो है हमारी संसद, हमारी विधानसभाएं। ये अपनी सैलरी खुद डिसाइड करते हैं। आपातकाल लगा हो, कोरोना जैसी स्थिति में लोग भूखे मर रहे हो, भूखे मरने जैसी स्थिति हो, पूरा आपातकाल लगा हो, अकाल पड़ा हो, लेकिन फिर भी ये अपनी सैलरी में से 1 रुपया टैक्स तक नहीं देते सरकार, है ना, कि अपनी खुद की सैलरी माफ नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, पढ़ेंगे आगे, संविधान अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ज्यादा आलोचना करना, किसी का भी ज्यादा आलोचना करना एक शिक्षक के लिए ज्यादा उचित नहीं होता है। ठीक है, हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि हम आपको प्रत्येक पक्ष से रूबरू करवाते, आपको समझाते, उसका फिर नकारात्मक और सकारात्मक उन पक्षों को निकालना, ये आपका कार्य है। ठीक है, तो प्रत्येक पक्ष को बस आप समझते चलिए, उसको फिर एनालाइज कीजिए, खुद सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों राजनीतिक, अगर हम लोक प्रशासन में पद हेतु अगर हम वरिष्ठता के सिद्धांत को लागू करते हैं तो इसका गुण यही है कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा स्वयं संचालित यार देखिए, ना तो आपको कोई ट्रेनिंग के लिए, इन कर्मचारियों के लिए ना तो कोई ट्रेनिंग के लिए आपको किसी डिपार्टमेंट को बिठाने की आवश्यकता है, और ना प्रमोशन के लिए अलग से आपको कोई डिपार्टमेंट बिठाने की आवश्यकता है। अर्थात सरकार को ये कोई प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है,
उनको ऑलरेडी पता रहेगा कि यार वरिष्ठता का सिद्धांत लागू कर रखा है, तो जिसकी एज ज्यादा हो जाएगी, जिसको समय ज्यादा हो जाएगा, उसका प्रमोशन होता चला जाएगा। और कितने साल में होना है ये पूर्व नियोजित अर्थात कि पहले से बनी हुई एक रणनीति हो सकती है, पहले से बनी हुई योजना हो सकती है। उस योजना के अनुसार अपने आप के संचालित होता रहेगा, इसको किसी को चलाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, है ना। जैसे कि हमारे देश में प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग विभाग बने होते हैं, और विभाग में फिर अध्यक्ष होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, फिर उनका वेतन होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ खर्चा बढ़ाने की चीजें होती है। तो अगर ये पद्धति हम अपनाते हैं तो इस पद्धति के माध्यम से क्या होगा, सारे खर्चों से हम मुक्ति पा सकते हैं, और अच्छे से उनका प्रमोशन के माध्यम से अनुभवी लोगों को हम ऊंचे पदों पर बिठा सकते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, और ये उम्मीद करता हूं ये जो पांचों पॉइंट हमारे हैं, इस पांचों पॉइंट पर आप पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से पूरी तरह आपके अंदर क्लियर हो चुके होंगे। ये थे इसके गुण, किसके, वरिष्ठता के सिद्धांत के क्या थे, गुण थे। लेकिन गुण हैं तो भाई अवगुण भी होंगे, है ना, अवगुण अर्थात दोष भी होंगे। तो चलिए अब एक नजर हम जो है वरिष्ठता के सिद्धांत के दोषों पर डाल लेते हैं। क्या दोष हैं इसके, आइए दोष वाले पे चलते हैं। ये सभी मैंने आपको दे दिए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़कर इनका रिवीजन कर सके एग्जाम टाइम पे, ठीक है ना। चलिए अब डायरेक्ट मूव करेंगे वरिष्ठता के सिद्धांत के दोष पर। तो दोस्तों जिस प्रकार से वरिष्ठता के सिद्धांत के कुछ गुण हैं, उसी प्रकार से वरिष्ठता के सिद्धांत के कुछ अवगुण अर्थात दोष भी होते हैं। स्लाइड के माध्यम से आपको समझाते हैं दोस्तों कि देखिए दोष में भी आप खुद सोचेंगे तो इसके बहुत सारे दोष निकलकर सामने आएंगे। जैसे कि लोग वरिष्ठता के सिद्धांत में अनुभव को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा, जो कि उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतर होता यह है, आलोचकों के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आयु की वृद्धि के साथ ही व्यक्ति मंद बुद्धि होने लगता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति मंद बुद्धि होने लगता है, अर्थात वो अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसमें जो साहस होता है कार्य करने का, वो साहस में निरंतर अवनति आती रहती है, अर्थात वो साहस निरंतर कम होता चला जाता है। तो कम होने के कारण वो उतना उत्साह के साथ में कार्य नहीं कर पाता। तो अगर इस पद्धति का हम पालन करते हैं, वरिष्ठता के सिद्धांत का अगर हम पालन करते हैं, तो ऐसे में हम ऊंचे पदों पर उन लोगों को बिठा देंगे जो भले अनुभवी तो है, लेकिन उनके अंदर कार्य करने का साहस नहीं है, निर्णय लेने का साहस नहीं है, जबकि उनके नीचे पदों पर साहसी लोग बैठे हुए, उत्साही लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां पर कम उम्र के लोग हैं, ठीक है। तो पहला दोष तो ये हो जाता है। अगले अगर और दूसरे दोष की बात करें तो इसमें उच्च पदों पर पुराने और रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति बैठ जाते हैं, जो कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये भी सत्य ही है भाई। ऊंचे पदों पर पुराने और रूढ़िवादी लोग आरूढ़ हो जाते हैं। तो रूढ़िवादी का अर्थ ये होता है कि वो अपने समय के अनुसार कार्य करना पसंद करेंगे, लेकिन चूंकि प्रशासन में लंबा समय उनको हो चुका है, तो परिस्थितियां प्रत्येक 5 या 10 वर्ष में बदलती रहती है, पूर्णता बदलती रहती है। तो जब ये परिस्थितियां बदलेगी तो नई परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को ढाल नहीं पाते, नई परिस्थितियों का उनको अनुभव नहीं होता है ना। इस कारण से भी वो वर्तमान परिस्थितियों के लिए निष्क्रिय साबित हो जाते हैं। इसके अलावा वरिष्ठता को पदोन्नति का आधार अगर मान लिया जाए तो कर्मचारियों में अपनी योग्यता बढ़ाने की कोई आकांक्षा नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ा दोष इस पद्धति का, कौन सी पद्धति का, वरिष्ठता की पद्धति का क्या है? जब आप छोटे पद पर नियुक्त हुए तो आप जिसे नियुक्त हुए आपको पता है कि अब जो मेरा प्रमोशन होना है, मैं अच्छा कार्य करूं या ना करूं, समय के आधार पर होगा। मुझे 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मुझे 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मुझे प्रमोशन हो जाएगा। प्रत्येक पद में समय के अनुसार प्रमोशन होना ही है। मैं अच्छा कार्य करूं तब भी और ना करूं तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है? तो कोई भी कर्मचारी पूरी लगनशीलता से और योग्यता के साथ में पूरी मेहनत करके क्यों कार्य करेगा, बताइए आप। सबसे बड़ा दोष है इस पद्धति का, सबसे बड़ा दोष है। कर्मचारी अच्छे से कार्य करे उसके लिए उसकी पदोन्नति जरूरी है, लेकिन अगर हम
वरिष्ठता को आधार बनाते, उसको पता है कि उम्र के हिसाब से उसको प्रमोशन मिलना है, उसके कार्य के हिसाब से नहीं मिलना है, तो फिर ये सबसे बड़ा अवगुण बन जाएगा इसका। क्लियर हुआ है ना। नेक्स्ट की अगर बात करें तो सिद्धांत का समर्थन सिर्फ वही लोग करते हैं, इस सिद्धांत का, किसका, वरिष्ठता के सिद्धांत का समर्थन सिर्फ वही लोग करते हैं जिसमें कुछ नया करने का जज्बा ना हो, वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत ना हो, सिर्फ वही लोग इस सिद्धांत का समर्थन करेंगे, ऐसा कहना है आलोचकों का, मेरा कहना नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपके सामने पक्षों को क्लियर कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों प्रत्येक आलोचना में भी सत्यता नजर आती है, जैसे हमें गुणों में नजर सत्यता नजर आ रही थी, उसी प्रकार से प्रत्येक आलोचना में भी हमको सत्यता नजर आ रही है, इसकी भी हम जो है नजरअंदाज इनको नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें तो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से योग्य और होनहार व्यक्तियों को सेवा करने से या सेवा में आने से वो वंचित हो सकते हैं। इसका सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो अवगुण है वो यही है कि अगर हम वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाएंगे तो हम पुराने लोगों को रूढ़िवादी लोगों को उच्च पदों पर बिठाते चले जाएंगे, और जो आज की जनरेशन है, जो नई पीढ़ी तैयार होकर आई है, नए संघर्षों का सामना कर कर आई है, नई परिस्थितियों से टकरा कर आई है, जिनको नया नॉलेज है, नया अनुभव है, ऊर्जा है, क्षमता है, कार्य करने की ईमानदारी है, सब कुछ होने के बाद भी वो जब उसके आवश्यकता या उसकी सोच के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार जब वो पद प्राप्त नहीं कर पाएगा तो उसमें एक निराशा छा जाएगी। और युवा वर्ग में निराशा छा जाना अर्थात क्या होता है दोस्तों, कि एक देश की इकोनॉमी से लेकर के पूरे देश की प्रतिष्ठा ही अवनति की ओर जाने लगती है ना। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अवगुण है कि अगर हमने लोक प्रशासन में वरिष्ठता के सिद्धांत को जगह दे दी तो उससे जो नई आने वाली पीढ़ी है उसे कहीं भी स्थान नहीं मिल पाएगा, वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि प्रमोशन तो अंदर से ही हो रहा है, बाहर के लोगों को लेना ही नहीं है, तो भाई नई पीढ़ी तो बाहर से तैयार होगी ना। ठीक है, चलिए, तो ये था इसके दोष, गुण और दोष दोनों पर हम डिस्कस कर चुके हैं वरिष्ठता के सिद्धांत पर। अब हम बात करेंगे योग्यता के सिद्धांत, ठीक है ना, योग्यता के सिद्धांत पर। दोस्तों लेक्चर थोड़ा सा लंबा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लंबा हो रहा है और हो चलेगा ना। चलिए, जब यार मैं करने को तैयार, थोड़ा सा 1 घंटे का भी लेक्चर चेक करते ना कितना टाइम हुआ है लेक्चर को, भी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है वैसे, 47 मिनट अभी तक हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, स्लाइड वगैरह चेक कर लेते हैं कितनी स्लाइड बची है हमारी। ऐसा लग रहा है सेकेंड पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। सेकेंड पार्ट में दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं, सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी पे दोस्तों इसको स्टॉप कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसके सेकंड पार्ट की, है ना, पदोन्नति के सेकंड पार्ट की, तो दोस्तों जरूर उसको वहां से आप जरूर देखेंगे, तभी जाकर के आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, योग्यता के सिद्धांत की हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ में इजाजत दीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम तुरंत अपलोड करेंगे दोस्तों, तुरंत लेने वाले हैं, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको ताकि ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए इस कारण से हम क्लास सेशन को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। प्रज्ञान को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर ले, प्रज्ञान पर आप जो सेशन चल रहा है उसको जरूर ज्वाइन करें, उसको जरूर देखिए। सभी सेशन पूरी तरह निःशुल्क है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी दोस्तों अगर आप संविधान की क्लासेस है यार, आपका मस्तिष्क पूरा एकदम खुल जाएगा, एकदम ओपन हो जाएगा, उसे देखिए। ठीक है, आपका जरूर फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।